मैं डॉक्टर हरिराम आलड़िया, हिंदी विभाग, स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी। आज आपके समक्ष व्याकरण का विषय उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद का विवेचन लेकर प्रस्तुत हूँ। नमस्ते। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के मुख्यतः 4 भेद माने गए, जिनमें सबसे पहला भेद है तत्सम शब्द। तत्सम शब्दों से तात्पर्य है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो मूलतः अपने उसी रूप में हिंदी भाषा में काम में लिए जाते हैं, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए ऐसे शब्द जो संस्कृत से अपने मूल रूप में हिंदी में जो के तो अपनाए गए हैं, उनको तत्सम शब्द कहा गया है। तत्सम शब्द हिंदी की बहुत बड़ी धाती है। अगर इन शब्दों को हिंदी से निकाल दिया जाए तो हिंदी अपने आप में अधूरी मानी जाएगी। ये शब्द इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि हिंदी के अपने से लगने लगे हैं। और क्यों नहीं लगेंगे? आखिर हिंदी की जननी के मूल शब्द हैं। इसलिए इन तत्सम शब्दों का हिंदी व्याकरण में या हिंदी भाषा में बहुत महत्व है। अगर उदाहरण देखें तो आप और हम दैनिक जीवन में अनेक तरह के संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे हस्त, क्षत्र, अग्नि, कर्ण, पाद, मयूर, पर्यंक और अनेक प्रकार के शब्द। बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। समझने के लिए कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। तो तत्सम शब्द को संक्षेप में अगर कहें तो संस्कृत के वे शब्द जो बिना परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का दूसरा भेद है तद्भव। तद्भव वे शब्द होते हैं जो मूलतः संस्कृत के शब्दों से परिवर्तन होकर के हिंदी में प्रयोग में लिए जा रहे हैं। संस्कृत के बहुत सारे शब्दों का परिवर्तित रूप हिंदी में काम में लिया जाता है और हिंदी प्रेमियों को ये जानकर के आश्चर्य होगा या खुशी होगी कि तद्भव शब्द ही हिंदी की अपनी मूल धाती हैं, जिन पर हिंदी गौरव कर सकती है। अगर उदाहरण देखें, मयूर शब्द तत्सम है और ये बदलते बदलते परिवर्तित होकर के मोर शब्द के रूप में हिंदी में प्रयोग हो रहा है, तो मोर तद्भव शब्द है। हस्त से हाथ शब्द हिंदी में प्रयुक्त हो रहा है। कर्ण से कान शब्द, क्षत्र से खेत शब्द, कृष्ण से किशन शब्द। इस प्रकार
और भी अनेक तरह के शब्द हैं जिनको तद्भव शब्द कह सकते हैं। हिंदी में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। मैंने समय सीमा को ध्यान में रखकर कुछ उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। तीसरा भेद है देशज। देशज का मतलब है जो देश में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियां, उपभाषाएं आदि से हिंदी में व्यवहार में लाए जाने लग गए हैं। भारत बहुभाषी देश है, बहुसंस्कृति वाला देश है, विविधताओं वाला देश है। इसलिए जब लोग आपस में मेल मिलाप करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो उनकी संस्कृति, उनकी भाषा से परिचय होता है और वे उनके कुछ सामान्य शब्द अपनी भाषा में प्रयोग करने लगते हैं। इसी प्रकार साहित्य, उपन्यास, कहानी एवं जो अन्य विधाएं हैं, उनको भी जब हम पढ़ते हैं तो जिस परिवेश को लेकर के, जिस क्षेत्र विशेष को लेकर के वो कहानी या कथा या उपन्यास लिखा जाता है, तो सहज रूप में वहाँ के स्थानीय शब्द उस साहित्य में समाहित हो जाते हैं। जैसे जैसे उस साहित्य की प्रसिद्धि फैलती है, लोगों का परिचय उससे होता है, तो लेखक के स्थानीय शब्द लोगों की जुबान पर आ जाते हैं। इस तरह से धीरे धीरे करके हिंदी में अनेक स्थानीय बोलियों के, भाषाओं के शब्द हिंदी में व्यवहार में लिए जाने लग गए हैं। बहुत से शब्द तो ऐसे हैं जिनका उद्गम स्रोत ही बता पाना मुश्किल होता है, पर वे हिंदी का अभिन्न अंग बनकर के प्रयुक्त हो रहे हैं। अगर उदाहरण देखें तो ऐसे बहुत से शब्द दैनिक जीवन में हम काम में लेते हैं, जैसे थाली, लोटा, पगड़ी, इस तरह के और भी शब्द हैं जो अलग अलग स्थानीय भाषाओं के, क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव से हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो देशज का तात्पर्य हुआ कि जो देश की स्थानीय बोलियां हैं, जो क्षेत्रीय प्रभाव है, उनके कारण जो हिंदी में प्रयुक्त होने लग गए हैं, हिंदी के अपने से लगने लग गए हैं, उन शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। और व्युत्पत्ति के आधार पर चौथा भेद जो है वो है विदेशी। विदेशी से तात्पर्य भारत को छोड़कर इसके अतिरिक्त अन्य जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं के शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लग गए हैं। कारण उसके अनेक हो सकते हैं। अनेक भाषाओं से, अनेक भाषाभाषी लोगों से हमारा संपर्क होता रहता है। अंग्रेजों ने सैकड़ों वर्षों तक यहाँ शासन किया। मुस्लिम आक्रांत आए, यहाँ पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, अनेक देशों के लोगों ने आकर के या राज किया या व्यापार किया, और कुछ लोग यहाँ आकर के
हमेशा हमेशा के लिए बस गई। वे जब आए तो अपनी बोली और अपनी संस्कृति को साथ लेकर के आए थे, इसलिए उनके साथ मेलजोल करने से उनकी भाषाओं के शब्द भी हिंदी में प्रयुक्त होने लग गए हैं, व्यवहार में आने लग गए हैं, जिनको हम हिंदी का अभिन्न अंग समझने लग गए हैं। अंतर कर पाना कभी कभी बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी अगर हम कुछ उदाहरण देखें तो देखिए, अंग्रेजी भाषा का प्रभाव हिंदी पर आज भी अमिट है। बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द हिंदी में हम वैसा का वैसा काम ले रहे हैं और कई शब्दों का तो कोई जोड़ भी नहीं है, यानी उनके स्थान पर हिंदी के शब्द भी बमुश्किल मिलेंगे। अगर जोड़ तोड़ करके बनाए जाएं तो वो सामान्य जन को भी बोलने में बहुत कठिन लगेंगे। इसलिए उनके लिए अंग्रेजी के लिए प्रचलित शब्द बोलना और काम में लेना बड़ा सरल महसूस होता है, वो अनुभव करते हैं। इसलिए अपने सामान्य दैनिक जीवन में इस तरह के शब्द आम व्यक्ति प्रयोग करता है, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे वो अनपढ़ है। कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। अंग्रेजी से जैसे स्टेशन, हर व्यक्ति स्टेशन बोल सकता है, अनपढ़ व्यक्ति भी स्टेशन बोलता है। कुछ थोड़ा बहुत स्थानीय भाषा का प्रभाव, बोलचाल का लहजा बदलता है, शब्द वही रहता है। इसी प्रकार पेंसिल, स्कूल, बॉल, डॉक्टर, मशीन, हेडमास्टर, पंप, स्कूल आदि और भी बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में जो के तो काम में लिए जा रहे हैं। इसी प्रकार फारसी भाषा के भी शब्द हिंदी में हम काम में ले रहे हैं। इनको भी विदेशज या विदेशी श्रेणी में रख सकते हैं। उदाहरण के लिए अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, बीमार आदि। अरबी भाषा का बहुत घनिष्ठ संबंध भारत से रहा है, इसलिए अरबी के शब्द भी हिंदी में आकर घुल मिल गए हैं। कुछ शब्द उदाहरण के लिए आपके समक्ष रख रहा हूं, जैसे औलाद, औलाद है संतान, अमीर, कत्ल, कलम, कानून आदि। इसी प्रकार तुर्की भाषा के शब्द भी हिंदी में घुल मिल गए हैं, रच बस गए हैं। जैसे कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा और भी अन्य शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं। इसी प्रकार पुर्तगाली भाषा के शब्द भी हिंदी में आम जनता द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे अचार, ऑलपिन, कारतूस, गमला, चीनी, गमला चीनी नहीं गमला, और भी अन्य शब्द हैं। चीनी पुर्तगाली शब्द नहीं है, कृपया ध्यान दें। और चीनी भाषा के शब्द भी हिंदी में हम प्रयोग
करते हैं, जैसे लीची, पटाखा और अन्य शब्द। और भी अन्य भाषाएं जो हैं उनके शब्द हिंदी में घुल मिल गए हैं, जिनका मूल स्रोत ढूंढ पाना जटिलता का काम है और इस पर लगातार अनुसंधान हो रहा है। तो आज के इस विषय में देखा जाए तो उत्पत्ति के आधार पर हिंदी में शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इन चारों आधार पर हम हिंदी व्याकरण के शब्दों को समझ सकते हैं। इसी प्रकार हिंदी के रचना के आधार पर भी शब्दों के अनेक भेद होते हैं, जो कभी किसी अन्य व्याख्यान में अपलोड करूँगा। आज इतना ही। इस विषय को संक्षेप में दोहराने के लिए इनके उदाहरण एक बार आप ठीक से देख लें।